हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर 12 आपका एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लीमेंसन अपचयन के बारे में। क्या क्लीमेंसन अपचयन? तो सबसे पहले बात करते हैं हम। इससे पहले आपकी 4 वीडियो बन चुकी हैं, ये इस चैप्टर की वीडियो 5 है। तो हम बात करने वाले इसमें क्लीमेंसन अपचयन के बारे में। ये है आपकी क्लीमेंसन अपचयन। इसमें क्या होता है, जब एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह यानी C++ समूह, इसको बोला जाता है कार्बोनिल समूह का ZnHg यानी जिंक और पारा इन मरकरी एवं सांद्र HCl की उपस्थिति में जब इसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, तो क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ एल्डिहाइड एवं कीटोन की, जैसे मैंने यहाँ पे लिया आपका कीटोन, ये है आपका कीटोन। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ? Zn और Hg या HCl की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो इसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। कार्बोनिल समूह का क्या हो जाता है? अपचयन होता है। जब इसका अपचयन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे एल्केन प्राप्त होंगे। तो यहाँ से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे 2 H2 बाहर यहाँ पे लगेंगे ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन कहाँ लगेंगे? इस कार्बन से लगेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का? RCH, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े CH2 और R, इसका नाम क्या है? एल्केन। क्या है? एल्केन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने यूज आए हैं? 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, यानी 4 हाइड्रोजन कितने यूज आए? 4 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज आए हैं। क्लियर है? अब मैं इसकी रिएक्शन अगर एल्डिहाइड के साथ कराता हूँ और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराता हूँ तो भी क्या बनेंगे? एल्केन बनेंगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा रहा हूँ, यहाँ पे ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ फिर से इसी की उपस्थिति में, ZnHg और HCl की उपस्थिति में, ZnHg और HCl की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसका क्या होगा? अपचयन होगा। और अपचयन होगा तो यहाँ से जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन इसके पास और 2 हाइड्रोजन इसके पास, तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH4, इसका नाम क्या है? मेथेन। और बाहर क्या हो गया? जल का अणु बाहर हो गया, H2O, और यहाँ पे भी जल का अणु क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। क्लियर है? अब मैं थर्ड रिएक्शन करता हूँ। अब मैं लेता हूँ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड ले रहा हूँ यहाँ पे CH3CH O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन भी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज आए? वही 4 हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन भी फिर से करा रहा हूँ इसी की उपस्थिति में, तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगे और 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगे। तो कितने हाइड्रोजन यूज आए यहाँ पे? 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? CH3। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी है और 2 हाइड्रोजन इस पर क्या हो जाते हैं? जब डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 हाइड्रोजन और लग जाते हैं इस पर। 1 हाइड्रोजन इसके पास है और 2 हाइड्रोजन और लग जाते हैं, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, 2 कार्बन है तो क्या लगेगा? एथ, और सिंगल बॉन्ड तो एथेन, इसका नाम क्या है? एथेन। क्लियर है? जब हम कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह का जब हम अपचयन करते हैं Zn और Hg या HCl के साथ तो क्या प्राप्त होते हैं? हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं अभी। यह है आपकी वोल्फ-किस्नर अपचयन या हाइड्रोजीन, NH2 इसको बोला जाता है हाइड्रोजीन से क्रिया। जब मैं एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजीन के साथ कराता हूं तो हमें क्या प्राप्त होंगे? एल्केन प्राप्त होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले उत्पाद प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? एल्केन प्राप्त होते हैं। क्लियर है? अब मैं इसकी अगर रिएक्शन कराता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले करा रहा हूँ मैं कीटोन के साथ C++O और R। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करानी है, यानी H2N और NH2 यानी NH2 इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। जब मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहाँ से क्या होगा? H2O बाहर होगा। क्या होगा? H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे आगे? यहाँ पे बनेगा आपका कार्बन, यहाँ पे है R और यहाँ पे क्या है? R, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, और इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब मैं इसकी रिएक्शन KOH या एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराता हूँ। किसके साथ? KOH या एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराता हूँ। KOH या एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराता हूँ। एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? N2 है, ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, यानी -N2। और कार्बन पे जो 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं उन बॉन्डों से क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? कार्बन,
यहाँ पे R और यहाँ पे जो फ्री हुए हैं बॉन्ड, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H2। ये क्या बन गया, एल्केन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एल्केन। अगर मैं इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ कराता हूँ तो भी क्या प्राप्त होंगे, एल्केन। तो देखो कराते हैं हम, एसिटाल्डिहाइड के साथ करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराता हूँ। यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराई आपकी हाइड्रोजन के साथ, तो रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का, यहाँ से जल का अणु बाहर हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन गया आपका CH3 कार्बन और इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। और इस डबल बॉन्ड टूटा है तो इन दो बॉन्ड फ्री हुए कार्बन पे, तो इनसे क्या जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड्स के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन। और यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है आपका NH2। इसकी रिएक्शन फिर से मैं किसके साथ करा रहा हूँ, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर, N2 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, माइनस का N2 बाहर निकलेगा और डायरेक्टली इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, यानी CH3। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और हाइड्रोजन लगाया यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या हुआ, टूटा यहाँ से, तो इन डबल बॉन्ड से दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दो हाइड्रोजन और जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और दो हाइड्रोजन और जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। तो क्या इसका नाम क्या हो गया, एथेन। क्या नाम हो गया, एथेन। क्लियर है, यहाँ पे बन गया आपका एथेन। अगर मैं इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से हाइड्रोजन के साथ कराता हूँ। हाइड्रोजन के साथ जैसे ही मैंने रिएक्शन कराई तो वही रिएक्शन, तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया, यहाँ से निकला बाहर H2O और यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन से क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पे क्या है, एक NH2 भी जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन फिर से एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराते हैं, KOH या एथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और इन डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड जब टूटा यहाँ से तो 2 बॉन्डों से क्या जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस तरह से, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये क्या है, CH4 बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH4। ये क्या है, मेथेन, और N2 क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। क्लियर है। ये हो गई आपकी वोल्फ किस्नर अपचयन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का किसकी उपस्थिति में अपचयन होता है, यानी हाइड्रोजन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की जब हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन के हम जब अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यह है जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करते हैं, हम अपचयन करते हैं। किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस ROH एल्कोहल प्लस H2 प्लस निकेल या प्लेटिनम या PD या NaBH4 के द्वारा क्या करते हैं, हम अपचयन करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे प्राप्त होगा हमें प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, सबसे पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूँ एल्डिहाइड और कीटोन का, जब हम क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कीटोन का अपचयन करा रहा हूँ, C+O, और ये क्या है, कीटोन है। इनकी उपस्थिति में, किसी की भी उपस्थिति में करा सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी अपचयन होता है, सोडियम प्लस ROH की उपस्थिति में भी अपचयन होता है, H2 निकेल और प्लेटिनम की उपस्थिति में भी क्या होता है, अपचयन होता है। PD पैलेडियम और सोडियम बोरो हाइड्राइड के द्वारा भी क्या होता है, अपचयन होता है। तो मैं इनमें से किसी की भी उपस्थिति में अगर रिएक्शन करता हूं तो क्या होगा, कार्बोनिल यौगिक का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कोहल बनते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। जब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब मैं अपचयन कराता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड के साथ जब मैं इसका अपचयन कराता हूँ तो यहाँ से देखो जब डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और एक हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के पास जाएगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज आए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज आए हैं और 2 हाइड्रोजन यूज आए तो किस तरह से लिखेंगे इसको, क्या बना, RC और इसके पास एक R है। इस कार्बन से क्या जुड़ा, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या जुड़ा आगे, यहाँ पे जुड़ा ऑक्सीजन से OH। ये कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। क्या, द्वितीयक एल्कोहल, यानी 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बना है, द्वितीयक एल्कोहल।
यानी जब कीटोन के जब अपचयन कराते हैं तो हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन का जब हम अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कराता हूँ या एसिटल्डिहाइड का जब मैं अपचयन कराता हूँ तो वहाँ पे प्राप्त होगा हमें प्राथमिक एल्कोहल। जैसे अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड का मैं अपचयन कराता हूँ, यहाँ पे ये है फॉर्मेल्डिहाइड, और जब मैं इसका अपचयन कराता हूँ, इनमें से किसी की उपस्थिति में कराता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराता हूँ, तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। और कितने हाइड्रोजन यूज आएंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यूज आएंगे, यानी एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा CH3 और OH। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, या मैं बोल सकता हूँ मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। क्लियर है, ये प्राप्त हुआ आपका प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। क्लियर है, या 1 डिग्री एल्कोहल। अब अगर एसिटल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो भी 1 डिग्री एल्कोहल ही प्राप्त होंगे। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, और इसका मैं अपचयन करा रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। जब मैं अपचयन कराता हूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन कितने यूज आएंगे, वही एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन यूज आए। तो यहाँ पे क्या बना आपका CH3 कार्बन, इस कार्बन से देखो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है इसके पास, और अपचयन हुआ तो एक हाइड्रोजन और क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ता है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है, इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लगा देता हूँ, तो क्या है, कौन सा डिग्री एल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, यानी प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, रूट नाम होगा एथिल एल्कोहल, और IUPAC नाम को क्या होगा, एथेनॉल। क्या होगा, IUPAC में होगा एथेनॉल। 1 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन, और इसके लिए अनुलंब लगाते हैं ऑल। क्लियर है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बारे में, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। यह है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी इसमें 2 प्रकार की ऑक्सीकारक होते हैं, यानी एक तो प्रबल ऑक्सीकारक और एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक। यानी जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, 2 प्रकार के ऑक्सीकारक होते हैं इसमें, एक तो प्रबल ऑक्सीकारक और एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं वो ये हैं K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है ये, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका नाम क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड, और इसका क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल। जब हम प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करते हैं, यानी जब अभिक्रिया प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हो रही है, तो एल्डिहाइड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी जब एल्डिहाइड और कीटोन का हम जब प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो जाता है, और कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है, और कीटोन होता है वो भी किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे CH3 और CHO है, जब हम प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इनकी रिएक्शन कराते हैं, किसी की भी उपस्थिति में, यानी K2Cr2O7 या KMnO4, इन दोनों में से किसी की उपस्थिति में करा रहा हूँ मैं, यानी KMnO4 या K2Cr2O7, इन दोनों की उपस्थिति में जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरह से लिखता हूँ थोड़ा सा, KMnO4 या K2Cr2O7, ये होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इनकी उपस्थिति में मैं रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3COOH, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन यूज आए, केवल एक ऑक्सीजन यूज आया। अगर मैं कीटोन का ऑक्सीकरण करता हूँ प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, CH3 C++O और CH3, जब मैं इसका ऑक्सीकरण करता हूँ इसी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, HNO3 हो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब करता हूँ, जब कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करता हूँ तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा,
तो यहाँ पे प्राप्त होगा आपका 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, और यहाँ पे प्राप्त होगा आपका 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH। तो ध्यान रखना है कि कीटोन का जब प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे। अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, और यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ से क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होता है, ये इस तरह से है CH2 और H। जैसे ही इसका ऑक्सीकरण होता है तो 1 ऑक्सीजन यूज आता है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है। किस तरह से, यहाँ पे क्या है CH3 है, C11O है, और इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो 1 ऑक्सीजन जुड़ता है इसमें, और हाइड्रोजन इस कार्बन से आ जाता है 1 यहाँ से और बन जाता है ये। अब यहाँ पे क्या है, CH2 है, CH2 जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन आगे लग जाता है और ऑक्सीकरण के दौरान ये बनता है आपका HCOOH। क्लियर है। तो यह सीधे सीधे याद रखना है आप लोगों को, जब आप लोगों को सीधे सीधे याद रखना है जब कीटोन का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, और यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ पे 1 कार्बन वाला क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर ये रिएक्शन इस तरह से आ जाती है आपकी CH3CH2 और आगे लिखना है आपको C+O और CH3, ये रिएक्शन ये आ जाती है तो जब मैं प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, प्रबल ऑक्सीकारक कोई भी ले सकते हो, जैसे ये ले लिया मैंने HNO3K2Cr2O7 ये ले लिया मैंने, तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, या मैं ले सकता हूँ K2Cr2O7 या H2SO4। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ से ये जो C11O है किस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे एक नियम लगेगा पोपॉफ नियम। क्या, पोपॉफ नियम, पोपॉफ नियम। कौन सा नियम है, पोपॉफ नियम। पोपॉफ नियम के अनुसार क्या होगा, यानी पोपॉफ नियम के अनुसार ये जो C11O होगा वो उस तरफ रहेगा जिधर कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो, यानी C11O उस तरफ रहेगा जिधर कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। अगर मैं ये इस C11O को इधर लेता हूँ तो इधर 3 कार्बन है और इधर लेता हूँ तो यहाँ पे 1 ही है, यानी एल्किल समूह जिधर अधिक होंगे उधर नहीं रहेगा, और जिधर C11O उस तरफ रहेगा, दोबारा सुनो, C11O उस तरफ रहेगा ये समूह जिधर कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, कम है, यानी C11O यहाँ पे रहेगा CH3 की तरफ, यानी बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा आपका इस जगह से, कहाँ से, इस जगह से। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, इधर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा और इधर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 और ये किस में हो जाएगा, COOH में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका, और यहाँ पे आगे क्या बनेगा आपका 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3 और COOH प्राप्त होगा। क्लियर है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने यूज आए हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी था और 3 ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे यूज आए हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हो आप 3 ऑक्सीजन। क्या लिख सकते हो, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन यूज आए हैं, 1 ऑक्सीजन है, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने यूज आए हैं, 3 ऑक्सीजन यूज आए हैं। क्लियर है। दोबारा सुनो एक बार इसको, यानी अगर मैं रिएक्शन लेता हूँ CH3 CH2 और CH3 यानी 5 कार्बन वाला कीटोन लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो अगर इसकी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ K2Cr2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक नियम लगेगा पोपॉफ नियम। कौन सा नियम, पोपॉफ नियम। कौन सा, पोपॉफ नियम। तो पोपॉफ नियम के अनुसार C11O उस तरफ रहेगा जिधर कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, कम है, यानी C11O इस कम कार्बन की तरफ रहेगा, तो यानी बॉन्ड टूटेगा आपका यहाँ से। जब बॉन्ड टूटेगा तो इनका क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब रिएक्शन करा रहे हैं तो इनका होगा ऑक्सीकरण, यानी इधर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। यहाँ पे बनेगा आपका CH3 CH2
और COOH 3 कार्बन वाला प्राप्त हो गया, और इधर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। यहाँ पे बनेगा CH3 और COOH। क्लियर है? इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड, और इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। क्या नाम है? एथेनोइक एसिड। लिख लेना आप, प्रोपेनोइक एसिड और इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। क्लियर है? ऑक्सीजन कितने यूज आए यहाँ पे? एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन कितने यूज आए यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन यूज आए हैं। क्लियर है? कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। अगर मैं दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ये रिएक्शन करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? क्या होता है? दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा, यानी इन ऑक्सीकारकों द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, यानी एल्डिहाइड होते हैं वो दुर्बल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में भी क्या हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो कीटोन होते हैं वो दुर्बल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी वो कीटोन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण नहीं होता है। एल्डिहाइड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। जैसे मैं रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे ये जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, जो टोलेन अभिकर्मक है और फेलिंग विलियन है, ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। यानी इन दोनों में क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक में और फेलिंग विलियन में, ये इन दोनों में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो, टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन दोनों दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। ध्यान रखना है आपको, टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन दोनों क्या हैं? फेलिंग विलियन दोनों क्या हैं? दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। यानी इनमें क्या होता है? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो ध्यान दो, मैं रिएक्शन कराता हूँ यहाँ पे। यानी यहाँ पे एल्डिहाइड तो किस में चेंज हो जाएगा? दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। यहाँ पे एल्डिहाइड का तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? RCOOH में चेंज हो जाएगा। लेकिन कीटोन यहाँ पे CH3 C11O और CH3, ये क्या है? कीटोन। इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा? ऑक्सीकरण नहीं होगा। यानी मैं नोट में लिख सकता हूँ आप लोगों से कि केवल CHO का ही ऑक्सीकरण होता है। लिखो, केवल CHO यानी एल्डिहाइड का ही, केवल CHO का ही ऑक्सीकरण होता है। CHO का ही क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और कीटोन का ऑक्सीकारक क्रिया में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कीटोन क्या होते हैं ऑक्सीकरण क्रिया में? यानी कीटोन है RCOO और R, ऑक्सीकरण क्रिया में टूट जाते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया में टूट जाते हैं। क्लियर है? यानी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं और कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो कीटोन होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होते हैं। यानी उनका ऑक्सीकरण क्रिया में क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं, लेकिन चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड के परीक्षण के बारे में। यानी एल्डिहाइड का परीक्षण हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो रजत दर्पण परीक्षण या टोलेन अभिकर्मक द्वारा, और दूसरा कर सकते हैं फेलिंग विलियन द्वारा। ये है आपका एल्डिहाइड का परीक्षण में पहला है रजत दर्पण परीक्षण या टोलेन अभिकर्मक के साथ, या टोलेन अभिकर्मक के साथ। यानी इसमें क्या होता है? जब एल्डिहाइडों को, किसको? एल्डिहाइडों को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ध्यान रखना है, जब एल्डिहाइडों को सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। यानी जो चांदी होती है, यानी जो सिल्वर होती है, वो परख नली की सतह पर क्या हो जाती है? जम जाने के कारण एक चमकदार सतह उत्पन्न करती है, जिसको बोला जाता है रजत दर्पण। दोबारा ध्यान दो, जब एल्डिहाइडों को सिल्वर नाइट्रेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के कारण तो
ये होते हैं क्या प्राप्त करते हैं, एक चमकदार सतह उत्पन्न करते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, चमकदार सतह उत्पन्न करते हैं। कैसे चमकदार सतह कैसे उत्पन्न करेंगे, जब इन तीनों को हम गर्म करेंगे तो इन तीनों के गर्म करने से एक रजत दर्पण प्राप्त होता है। यानी जो परख नली होती है उस पर जो चांदी होती है कि चांदी की परत क्या हो जाती है, जम जाती है, और चांदी की परत परख नली की सतह पर जमने के कारण वह एक चमकदार सतह उत्पन्न करता है, चमकदार पदार्थ उत्पन्न करता है। यानी दर्पण के जैसा चमक क्या करता है, चमकता है, वो चमकना स्टार्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम रजत दर्पण। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब एल्डिहाइडों को सिल्वर नाइट्रेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। इस क्रिया में जो चांदी होती है वो क्या होती है, परख नली की सतह पर क्या हो जाती है, जम जाती है। जम जाने के कारण एक चमकदार सतह उत्पन्न होती है जिसको बोला जाता है रजत दर्पण। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। AgNO3 की रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराता हूँ। किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा तो आपको पता है Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 पे नेगेटिव, यानी OH पे नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या करना है, अभी तक करते आए हैं वही करना है, पॉजिटिव को हमें नेगेटिव से जोड़ना है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से। तो Ag है, Ag को किससे जोड़ना है, मेरे को नेगेटिव से यानी OH से जोड़ दिया, और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव से किसको जोड़ूंगा मैं, NH4 पॉजिटिव से जोड़ूंगा मैं NO3 को। क्लियर है, बन गया यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन गया। अब मैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ही कराता हूँ, यानी AgOH की रिएक्शन फिर से HO और Ag के साथ ही कराता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल का अणु क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ से H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा, AgO और Ag, यानी Ag2O प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, Ag2O। ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखो। और क्या बाहर हो गया, यहाँ से जल का अणु क्या हो गया, बाहर हो गया। अब मैं Ag इसकी रिएक्शन Ag2O की रिएक्शन, ये क्या है आपका, टोलेन अभिकर्मक। क्या है, लिख सकते हो आप, टोलेन अभिकर्मक। क्या है ये, टोलेन अभिकर्मक, यानी Ag2O होता है आपका क्या होता है, टोलेन अभिकर्मक। अब इसकी रिएक्शन में एल्डिहाइड के साथ कराता हूँ। किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। और एल्डिहाइड में लेता हूँ RC⋯O और H। जब इसके साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा किसकी, Ag2O की, यानी Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा RC⋯O और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, OH, और यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, 2Ag, यानी Ag क्या हो जाएगा, बाहर। ये है आपका चांदी, यानी रजत दर्पण। क्या है, रजत दर्पण। क्या प्राप्त होती है हमें, रजत दर्पण, यानी चांदी प्राप्त हो जाती है इस तरह से। क्लियर है। अब मैं सेकंड रिएक्शन के बारे में बात करता हूं, यानी सेकंड परीक्षण के बारे में। पहला हो गया रजत दर्पण परीक्षण या टोलेन अभिकर्मक के साथ, और सेकंड है फेलिंग विलयन यानी फेलिंग अभिकर्मक परीक्षण। कौन सा, फेलिंग अभिकर्मक परीक्षण। फेलिंग विलयन क्या होता है, फेलिंग विलयन होता है यानी फेलिंग अभिकर्मक परीक्षण। कैसे प्राप्त करेंगे, देखो सबसे पहले फेलिंग अभिकर्मक होता क्या है, यानी फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B मिलकर के फेलिंग अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ फेलिंग विलयन A, ये फेलिंग विलयन है, A है, और दूसरा क्या है, फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन क्या है, B है। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, फेलिंग अभिकर्मक का, फेलिंग अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। अब फेलिंग अभिकर्मक में ये फेलिंग विलयन A होता है और फेलिंग विलयन B होता है, लेकिन फेलिंग विलयन A होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। कॉपर सल्फेट का क्या होता है, जलीय विलयन होता है। और फेलिंग विलयन B होता है वो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH में क्या होता है, विलयन होता है। तो ध्यान देना है, फेलिंग विलयन A क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और फेलिंग विलयन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH में क्या होता है, विलयन होता है। जब ये दोनों मिलेंगे क्या, CuSO4 और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH में जलीय विलयन, तो किसका निर्माण करेंगे, फेलिंग अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। क्लियर है, फेलिंग अभिकर्मक का निर्माण हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH में विलयन कहलाता है आपका फेलिंग अभिकर्मक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले
कॉपर सल्फेट NaOH के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, यानी कॉपर सल्फेट होगा CuSO4, ये NaOH के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। और जैसे ही इसकी NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पे कॉपर पे होता है पॉजिटिव और इस पे होता है नेगेटिव, यानी इस पे -2 होता है और इस पे +2। क्या करेंगे जोड़ के, पॉजिटिव को हमें नेगेटिव से जोड़ना है और नेगेटिव को पॉजिटिव से। अब देखो पॉजिटिव वाले को मैं नेगेटिव से जोड़ूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव के 2 हैं, तो इधर भी माइनस कितने होने चाहिए, नेगेटिव के 2 होने चाहिए। तो 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला CuOH2, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पे सोडियम कितने हैं, सोडियम है आपके 2 को मैंने इस तरह से लगाया, और SO4 कितने हैं, 1 है। क्लियर है, SO4 कितने हैं, 1 है। फॉर्मूला जब बनता है, जब इस पे पॉजिटिव 2 हैं तो इधर भी कितने होने चाहिए, नेगेटिव 2 होने चाहिए। अगर इस पे पॉजिटिव 3 होते तो इधर भी नेगेटिव कितने होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब होते हैं, तब बनता है क्या, फॉर्मूला। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो आपको पता होना चाहिए कॉपर पे चार्ज क्या होता है, +2, OH पे क्या चार्ज होता है, माइनस। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, ये चार्ज तो इसके पैरों में जाता है और ये जो चार्ज होता है वो इसके पैरों में जाता है। तो क्या होगा, जब कॉपर के पैरों में ऑक्सीजन ये चार्ज आएगा तो 1 लगेगा, और यहाँ पे ये 2 चार्ज कहाँ जाएगा, OH के पैरों में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया। 1 को हम लिखते नहीं हैं तो हमने क्या बनाया, CuOH2 बन गया। अगर मैं इसी तरह से सोडियम और SO4 को जोड़ता हूँ, सोडियम जैसे मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितना है, 2 है, नहीं पता मेरे को, तो यहाँ याद रखना है सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव लगाया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है सोडियम, 2 8 1, 11 नंबर पे होता है 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करता है, विन्यास पूरा करता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये त्यागता है, त्यागेगा। और किसको जोड़ना है, SO4 को जोड़ना है मेरे को, SO4। और आपको पता होना चाहिए SO4 पे चार्ज होता है -2, तो ये इसके पैरों में आएगा और ये इसके पैरों में आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, Na2 इसके पैरों में आएगा तो लिखेंगे 2, और SO4 दे रखा है आप लोगों का, और 1 है, यानी प्लस का मतलब है +1, तो यहाँ +1 को हम लिखते नहीं हैं, लिखेंगे नहीं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का, Na2SO4। अब याद रखना यहाँ पे ये माइनस के साइन और प्लस के साइन लगे हुए हैं, नीचे की साइड में ये प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं हम, ठीक है, फॉर्मूले में प्लस और माइनस को लगाते नहीं हैं। क्लियर है, ये इस तरह से आपका क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और NaOH मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनाते हैं। क्लियर है, यहाँ पे बन गया सोडियम सल्फेट। अब मैं रिएक्शन करता हूँ आगे, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ करानी है मेरे को। ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, OH CH CH OH, यहाँ पे है COO Na और यहाँ पे है COO Na। ये क्या है आपका, यहाँ पे आएगा पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या है ये, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसकी रिएक्शन जब मैं कराता हूँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड को जोड़ता हूँ इसमें, तो क्या बनेगा आपका, कुछ नहीं करना है, डॉट के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा आपका कार्बन, OH जुड़ा हुआ है कार्बन से, यहाँ पे CH है, इधर है OH है, इधर COO Na और नीचे है आपका COO पोटेशियम। CuSO4 को जोड़ना है तो डॉट से जोड़ देंगे हम आप इसको CuOH2, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड को जोड़ना है इससे, तो डॉट से हमने क्या कर दिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये होता है आपका फेलिंग अभिकर्मक। क्या होता है, फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक। क्या है ये, फेलिंग अभिकर्मक। क्लियर है। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है ROH के साथ। किसके साथ, इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को, एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है। अब इसकी कॉपर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एल्डिहाइड से करानी है। मैंने लिया यहाँ पे एल्डिहाइड R COO और H। ये क्या है आपका, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को कॉपर हाइड्रोक्साइड से, यानी CuOH2 के साथ, CuOH2। यहाँ पे मेरे को लेने हैं CuOH2 के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल, 2। इसको मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, आगे इस तरह से खोल के लिख रहा हूँ इसको, यानी CuOH और यहाँ पे भी क्या है, OH। ठीक है, इसी तरह से इसको भी नीचे खोल के लिख रहा हूँ, यहाँ पे CuOH और यहाँ पे भी क्या है, OH है। क्लियर है। अब क्या बनेगा आगे, यहाँ से एक मॉलिक्यूल जलकाणु बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी एक जलकाणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह गया और यहाँ पे भी क्या रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया। क्लियर है।
यहाँ से 2 जल के अणु क्या हो गए, बाहर हो गए, तो यहाँ से मैंने निकाल दिया 2H2O। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या बच गया, RC++O और Cu, यहाँ पे क्या बच गया, 2 कॉपर हैं और 2 ऑक्सीजन हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ जब इसमें से ऑक्सीजन निकल के इसके साथ जुड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा RC++O और OH, और यहाँ पे क्या बच गया आपका Cu2 और O, यानी यहाँ पे 2 कॉपर हैं और 2 ऑक्सीजन हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के इसके साथ क्या कर लेता है, ऑक्सीकरण कर लेता है, यानी एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और COH बना लेता है। क्लियर है? इसको एक बार दोबारा बताते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, एल्डिहाइड लिया RC++O और H, इसकी रिएक्शन कराई मैंने कॉपर ऑक्साइड के साथ। इस कॉपर ऑक्साइड को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ OH और OH, दूसरा कॉपर ऑक्साइड ले रहा हूँ कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया यहाँ पे एक OH इधर और एक OH इधर। क्लियर है? यहाँ से क्या किया, एक जल का अणु मैंने यहाँ से निकाला और एक मॉलिक्यूल जल का अणु यहाँ से मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया आपके, एक ऑक्सीजन ऊपर वाले में बच गया और दूसरा ऑक्सीजन एक यहाँ पे बच गया। तो यहाँ से 2 जल के अणु क्या हो गए, बाहर हो गए, यानी 2H2O क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे RC++O है, यहाँ से क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2 बच गए और ऑक्सीजन भी कितने बच गए, 2 बच गए। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ इससे क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, यानी इसका अब क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा RC++O और OH प्लस यहाँ पे क्या बच गया शेष, Cu2, तो 2 तो Cu बच गए, मैंने लिखा Cu2 और एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड। और ऑक्सीजन ये कहाँ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्लियर है? ये है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड यानी लाल अवक्षेप, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या है क्यूप्रस ऑक्साइड, यही आपका लाल अवक्षेप। क्या है, लाल अवक्षेप। क्लियर है? क्या है, लाल अवक्षेप। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। किसके बारे में, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, यानी इनमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं आपकी एल्डोल संघनन। क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन। यानी इसकी बात करते हैं हम आगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। यह है आपकी अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। फोर्थ है आपकी अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। यह सबसे पहले बात करें एल्डोल संघनन के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एल्डोल यानी इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 क्रियात्मक समूह है इसमें। एक तो है आपका एल्ड से है एल्डिहाइड, क्या, एल्डिहाइड, और लास्ट में है ऑल से हो जाएगा आपका एल्कोहल, क्या, एल्कोहल। तो ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और एल्कोहल की। यानी इसमें क्या प्रेजेंट होंगे इस रिएक्शन में, एल्डिहाइड और एल्कोहल, यानी CHO और OH ग्रुप क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? और इस रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन होगी केवल अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ही होगी। यानी इसके लिए, इस रिएक्शंस के होने के लिए, इन रिएक्शनों के होने के लिए, यानी एल्डोल संघनन की रिएक्शन कराने के लिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और इसके लिए एक और आवश्यक है, तनु क्षार की उपस्थिति में होनी चाहिए। किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार, यानी KOH या NOH, CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनकी उपस्थिति में क्या होनी चाहिए, ये रिएक्शन होनी चाहिए। दोबारा ध्यान दो, यानी इस रिएक्शन के होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना आवश्यक होता है और ये रिएक्शन होगी आपकी तनु क्षार की उपस्थिति में। क्लियर है? और ये रिएक्शन होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य एल्डोल संघनन और एक होती है मिश्रित एल्डोल संघनन। मिश्रित एल्डोल संघनन को मैं बोल सकता हूँ क्रॉस एल्डोल संघनन भी बोल सकता हूँ। एल्डोल संघनन को देखते हैं एक बार, दोबारा सुनो। एल्डोल संघनन होता है, यानी इसमें एल्डोल में क्या होता है, 2 समूह होते हैं। एक तो होता है एल्डिहाइड समूह और एक होता है एल्कोहल। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एल्ड से एल्डिहाइड और ऑल से क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा।
एल्डोल संघनन के लिए रिएक्शन कराने के लिए आपको याद रखना है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। यानी इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यह रिएक्शन नहीं होगी। यानी इस रिएक्शन को कराने के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यह रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के मध्य हो सकती है। किसके मध्य? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में करा सकते हैं। और इसके लिए एक और याद रखना है कि इस रिएक्शन के लिए तनु KOH या तनु NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड तनु होने चाहिए। इनकी उपस्थिति में क्या होगी? रिएक्शन होगी। ठीक है, ये रिएक्शन होती है एल्डोल संघनन। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सामान्य एल्डोल संघनन और दूसरी होती है मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सामान्य एल्डोल संघनन के, सामान्य एल्डोल संघनन के बारे में। सामान्य एल्डोल संघनन में क्या होता है कि हमको इसमें क्या लेने हैं? दो समान कार्बोनिल समूह लेने हैं। यानी दो समान कार्बोनिल समूह यानी सेम लेने हैं। यानी एल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमें दोनों क्या लेने हैं? दोनों एल्डिहाइड समान लेना है। और अगर कीटोन ले रहे हैं तो दोनों कीटोन क्या लेने हैं? हमें समान लेने हैं। क्लियर है? बात करते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसको एल्डोल संघनन। एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल होता है इसमें। यह अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों द्वारा दी जाती है जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन को मैं बोल सकता हूँ अम्लीय हाइड्रोजन, जो क्या हो जाते हैं? आसानी से बाहर हो जाते हैं। अम्लीय हाइड्रोजन युक्त दो कार्बोनिल यौगिकों का संघनन तनु NaOH के साथ या तनु KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो प्रारंभिक उत्पाद प्राप्त होगा, वो हमें एल्डोल प्राप्त होगा। यानी प्रारंभिक उत्पाद में हमें क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड और कीटोन वाला उत्पाद प्राप्त होगा। एल्डोल का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन नहीं, सॉरी, एल्कोहल। एल्डिहाइड और एल्कोहल वाला उत्पाद प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम जब जो उत्पाद प्राप्त होगा ना एल्डोल वाला यानी एल्डिहाइड और एल्कोहल वाला, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम एल्डोल संघनन। यह अभिक्रिया होती है यानी एल्डोल संघनन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य एल्डोल संघनन और एक होता है मिश्रित एल्डोल संघनन। क्लियर है? सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सामान्य एल्डोल संघनन के बारे में। देखो, सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य एल्डोल संघनन। फर्स्ट है आपका सामान्य एल्डोल संघनन। इसमें आपको क्या याद रखना है? सामान्य एल्डोल संघनन की बात करता है तो इसमें हमें दो समान कार्बोनिल समूह लेने हैं। यानी अगर हम एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल समूह ले रहे हैं तो दोनों एल्डिहाइड ही लेने हैं, वो भी समान कार्बन वाले। और अगर कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन भी दोनों समान लेने हैं यानी समान कार्बन्स वाले। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे यानी दो समान कार्बोनिल समूह, दो समान कार्बोनिल समूह। क्या करना है? दो समान कार्बोनिल यौगिकों का संघनन या समूहों का संघनन। दो समान कार्बोनिल यौगिकों का संघनन लिखो आप, यौगिकों का संघनन। ठीक है, हमें क्या करना है? दो समान कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड भी ले सकते हैं इसमें और कीटोन भी ले सकते हैं, दोनों के साथ ये रिएक्शन हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। जैसे मैंने ले रहा हूँ एल्डिहाइड ले रहा हूँ, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने क्या कहा है? दो समान कार्बोनिल यौगिक लेने हैं। तो पहला ये हो गया। इसी के जैसा मेरे को एक और लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो इस कार्बोनिल समूह के मध्य में से अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास, यानी कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या है? अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन होगी। अब देखो कैसे करेंगे? तो एक कार्बोनिल समूह से तो क्या होगा? यानी इस कार्बन से तो अल्फा हाइड्रोजन से हमें एक हाइड्रोजन निकालना है। आप हाइड्रोजन इधर से भी निकाल सकते हो या इधर से भी निकाल सकते हो, किसी एक से क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे क्या पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, जिसके कारण ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को किधर शिफ्ट करेगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले गया? ऑक्सीजन। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव
और इस हाइड्रोजन पे यानी एसिडिक हाइड्रोजन है, इस पे तो आएगा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। अब मैं जैसे ही रिएक्शन कराता हूँ, ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, तनु KOH या NaOH की उपस्थिति में। क्लियर है। यहाँ से हाइड्रोजन हटकर कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव वाले के साथ जुड़ेगा, यानी CH3 कार्बन, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन से कौन क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैंने इस हाइड्रोजन को नीचे लगा दिया और इस कार्बन के पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव को जोड़ना है, यानी CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा भी मैं हीट करता हूँ तो हीट करने पर यहाँ से क्या होगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से जल का अणु दो जगह से बाहर हो सकता है, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है। अब निकालना किस स्थिति से है, आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है। या तो आप याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन से निकालना है हमें हाइड्रोजन, यानी ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और बीटा पोजीशन पे क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, यानी अल्फा पोजीशन से तो हाइड्रोजन बाहर निकालना है और बीटा पोजीशन से OH बाहर निकालना है, यानी हाइड्रोक्सी बाहर निकालना है। या आप याद रख सकते हो कि सेतजेफ का नियम, सेतजेफ का नियम क्या कहता है, सेतजेफ का नियम कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिस एल्कीन पर जुड़ने वाले प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालता हूँ तो देखो, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, जैसे ही निकलेगा यहाँ से H2O तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है, इसके आगे कोई भी नहीं है, एक भी प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन इस कार्बन के आगे इतना बड़ा प्रतिस्थापी लगा हुआ है। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर बनेगा और प्रतिस्थापी इधर एक बन रहा है और इधर भी कितना बन रहा है, एक एल्डिहाइड बन रहा है। तो प्रतिस्थापियों की संख्या इसमें अधिक है और इसमें भी अधिक है, यानी जब बीच में डबल बॉन्ड आता है तो प्रतिस्थापी अधिक बनते हैं और जब साइड में डबल बॉन्ड आता है तो प्रतिस्थापी एक ही तरफ बनते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, या तो आप ये याद रखो या फिर सिंपल सा याद रखना है कि हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन से निकलेगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोक्सी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जल का अणु बाहर कर दिया यहाँ से। तो जल का अणु जैसे ही बाहर हुआ तो डबल बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे बना CH3C, इसके नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है। अब यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया और इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। क्लियर है। अब मैं अगर कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूँ, कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ क्या होगी, देखो यहाँ पे कीटोन के साथ देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पे भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो दोनों के पास क्या है, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसी के जैसा हमें एक और मॉलिक्यूल लेना है कीटोन का, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, सेम लेने हैं, सेम कार्बन्स वाले कीटोन। और यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, सेम कार्बन वाले एल्डिहाइड लिए थे। तो यहाँ से क्या करना है, मेरे को एक हाइड्रोजन निकालना है, एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ना है तो क्या बनेगा, किसकी उपस्थिति में, तनु KOH या NOH, तनु KOH या NaOH के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा आपका CH3C के ऊपर जैसे ही बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक CH3 है तो मैंने यहाँ लगा दिया आपका CH3, नीचे की साइड लगा दिया। इस कार्बन पे देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से किसको जोड़ना है, नेगेटिव वाले को, यानी CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है, क्या बन गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करना है, मेरे को यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, किससे, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, यानी अल्फा से हाइड्रोजन निकालना है अल्फा कार्बन से, और बीटा से हाइड्रोक्सी निकालना है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को इस तरह से ऊपर लिख रहा हूँ, यानी अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोक्सी। या आप सेतजेफ का नियम भी अभी बताया था, सेतजेफ का नियम भी लगा सकते हो, यानी सेतजेफ के नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिस एल्कीन पर जुड़ने वाले प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। या तो अल्फा हाइड्रोजन से
निकालो या सेहतजैफ का नियम लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड O और CH3 क्या हो गया, ये बन गया आप लोगों का। दोबारा देखो इसको एक बार, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो देखो इसको हम बोलते हैं एल्डोल। जो प्राथमिक उत्पाद बन रहा है वो एल्डिहाइड है और इसमें क्या है, OH है, तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक उत्पाद है आपका एल्डोल। क्या है, एल्डोल। अब देखो IUPAC इसका नाम क्या है, IUPAC में अगर इसका नाम देना चाहूँ तो नाम क्या हो जाएगा इसका होगा 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट। 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, क्या ब्यूट 2 इन, और 1 पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइड तो 1 एल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट 2 इन, या यहाँ से ई हटेगा क्योंकि AEIOU और बाई जब एक साथ दिखाई दे तो पहला वाला क्या हो जाता है, हट जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनएल। क्लियर है। इसका अगर मैं IUPAC नाम देना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, तो 4 मेथिल, क्या 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, क्या हो जाएगा, इनोन। या मैं लिख सकता हूँ 4 मेथिल पेंट 3 इन और 2 ऑन। क्लियर है, 3 4 और 5, क्लियर है। ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम, यानी 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। एक बार इसको दोबारा देखो, यहाँ पे क्या बना, सामान्य एल्डोल में क्या होता है, यानी 2 समान कार्बोनिल यौगिक लेने हैं, यानी 2 समान, या एल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो 2 समान एल्डिहाइड लेने हैं, अगर कीटोन के साथ करा रहे हैं तो हमें 2 समान क्या लेने हैं, कीटोन लेने हैं। क्लियर है, क्या लेने हैं, 2 समान कीटोन। देखो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 मेथिल पेंट 3 इन और 2 और ऑन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम। क्लियर है। अब देखो एल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो 2 समान एल्डिहाइड लेने हैं, कीटोन के साथ कराना है तो 2 समान कीटोन लेने हैं। क्लियर है। यहाँ पे तनु KOH या NOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बोनिल समूह से जुड़ेगा, कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे ये जुड़ गया। तो अब इनमें से हाइड्रोजन 2 जगह से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से और यहाँ से, लेकिन सही कौन सा होगा निकालना, अल्फा पोजीशन से निकालना क्या होगा, सही होगा। यानी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है तो वो कौन सा होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। यानी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी निकालना है। तो यहाँ से जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और इसका IUPAC नाम क्या है, ब्यूट 2 इन 1L या ब्यूट 2 इनएल। ठीक है। अब मैं कीटोन के साथ कराता हूँ, कीटोन के 2 समान मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो यहाँ पे तनु KOH या NOH के साथ जब रिएक्शन करा रहा हूँ तो अल्फा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और ये अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव ऋण विद्युती है, तो यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे OH जुड़ गया, H। और अब यहाँ से भी हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और इस कार्बन से भी निकल सकता है। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है, अल्फा पोजीशन से निकालना है, या सेहतजैफ का नियम याद रखना, सेहतजैफ के अनुसार अगर मैं यहाँ से निकालता तो यहाँ पे प्रतिस्थापी की संख्या आगे 1 भी नहीं है और इधर प्रतिस्थापी की संख्या अधिक है। तो और अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो इधर भी प्रतिस्थापी है और इधर भी क्या है, प्रतिस्थापी है, तो ये वाली एल्कीन निकालना सही होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना क्या होगा, सही होगा। तो ध्यान रखना, सेहतजैफ के अनुसार लिख सकते हो, सेहतजैफ के नियम के अनुसार, या अल्फा पोजीशन से क्या निकालना है, हाइड्रोजन, क्योंकि ये है आपका एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के पास वाले कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन है तो अल्फा के पास क्या है, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और बन जाएगा आपका 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। क्लियर है, आपको समझ आया सामान्य एल्डोल संघनन। अभी मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्रॉस एल्डोल या मिश्रित एल्डोल संघनन के बारे में। इसमें क्या होगा, 2 असमान यानी 2 अलग अलग एल्डिहाइड ले सकते हैं या 2 अलग अलग कीटोन के मध्य करा सकते हैं। ध्यान रखना है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड यानी अलग अलग कार्बन वाले एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, 2 अलग अलग कार्बन वाले कीटोन भी ले सकते हैं, या एल्डिहाइड और कीटोन भी ले सकते हैं। यह रिएक्शन ध्यान रखना है
असमान कार्बोनिल समूह होने चाहिए, असमान कार्बोनिल समूह होने चाहिए, यानी असमान एल्डिहाइड होने चाहिए और असमान कीटोन होनी चाहिए, यानी समान कार्बन वाले नहीं होने चाहिए। अगर एल्डिहाइड ले रहे हो, दोनों तरफ एल्डिहाइड ले रहे हो, तो दोनों क्या होने चाहिए, असमान होने चाहिए, यानी कार्बन की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। अगर कीटोन ले रहे हो, समान कीटोन, तो दोनों में कीटोन की संख्या क्या होनी चाहिए, कार्बन की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। तो सही से समझो इसको रिएक्शन के आधार पे। तो क्रॉस एल्डोल क्या होता है, या मिश्रित एल्डोल होता है, यानी जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य जब हम संग्रहण कराते हैं तो उसको बोला जाता है क्रॉस एल्डोल। देखो अब मैं एल्डिहाइड के मध्य करा रहा हूँ, सामान्य नहीं लेने, अगर सामान्य ले लिए तो वो कौन सा हो जाएगा, सामान्य एल्डोल संघनन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहा हूँ तो एल्डिहाइड क्या लेने हैं, डिफरेंट लेने हैं। यहाँ पे जैसे एल्डिहाइड ले लिया मैंने C+O और H, ये एल्डिहाइड ले लिया। अब मैं दूसरा एल्डिहाइड सामान्य नहीं लेना है, ठीक है, सामान्य नहीं लेना है, क्या लेना है, डिफरेंट लेना है। तो दूसरा एल्डिहाइड ले रहा हूँ मैं CH3, CH2 और C+O, यही ले लेता हूँ यहाँ पे। यानी ये दोनों एल्डिहाइड क्या हैं, ये तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और ये क्या है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन ये है। या तो आप अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो या अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो, आप कहीं से भी निकाल सकते हो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से जैसे मैं अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ तो अल्फा हाइड्रोजन ये है आपका पॉजिटिव और इस पर क्या है, नेगेटिव है, और इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही मैं इसकी तनु KOH या NaOH के साथ कराता हूँ, या NaOH के साथ जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो CH3 है, कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड टूटा, तो इस नेगेटिव से किसको जोड़ना है मेरे को, पॉजिटिव से, यानी ये वाला हाइड्रोजन है, पॉजिटिव है, तो इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया नेगेटिव वाले से। इस कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाया, और इस पॉजिटिव चार्ज से किसको जोड़ना है मेरे को, नेगेटिव से जोड़ना है, यानी ये कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पे है, इस कार्बन पे ये जुड़ गया। अब इस कार्बन पे देखो इस तरफ क्या है, CH3, मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, इस कार्बन के इस तरफ क्या है, CHO लगा हुआ है, यानी CHO यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब देखो क्या बताया था, अल्फा हाइड्रोजन, या तो सेतजेफ का नियम लगाओ या फिर अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकालो। अल्फा कार्बन कौन सा है, CHO जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह है आपका अल्फा कार्बन। कौन सा, अल्फा कार्बन, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से क्या होगा, जल का अणु बाहर होगा, यानी थोड़ा सा हीट करने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का, CH3, C डबल बॉन्ड C, नीचे है CH3 और यहाँ पे क्या है CHO, और इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर है। इसका नाम क्या है, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 और 4, यानी 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन और 1 एल, या मैं लिख सकता हूँ इनेल। ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ कराता हूँ, डिफरेंट कीटोन के साथ कराता हूँ, या एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराता हूँ, तो चलो मैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करा रहा हूँ इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3 C+O, इधर लिया मैंने एल्डिहाइड और इधर लिया मैंने एक कीटोन ले लेता हूँ, कीटोन के साथ कराता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिया कीटोन CH3, 2 मैंने यहाँ लगा दिया, तो CH2 C+O और CH3। अगर मैं इसके साथ कराता हूँ तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन ये ले लिया मैंने, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या है नेगेटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या है पॉजिटिव, तो जोड़ो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव से जुड़ गया आपका पॉजिटिव, और इसके पास कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जोड़ा मैंने। अब यहाँ से पॉजिटिव से किसको जोड़ना है मेरे को, नेगेटिव से, यानी CH2, फिर आगे है C+O और फिर इसके आगे क्या है CH3। क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ से अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, और ये कार्बोनिल समूह है, और कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास क्या है हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को मैंने कहाँ लगा लिया, ऊपर की साइड लगाया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहाँ से जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी थोड़ा सा हीट करने पर यहाँ से H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बाहर हो गया तो आगे क्या बनेगा, नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, उधर जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3C, इसके पास नीचे क्या है हाइड्रोजन है,
ठीक है, हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से H2O निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और यहाँ पे क्या है CH, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है, बन गया, ये बन गया आपका। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हो इस तरह से। दोबारा देखो इसको एक बार, यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, जैसे ही मिटाया मैंने इसको दोबारा समझो एक बार। क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे जुड़ गया OH, और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नीचे, यहाँ पे CH2 जुड़ेगा, और CH2 का एक हाइड्रोजन मैंने कहाँ ले लिया, ऊपर लिया, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है CH3। अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी हीट कर दिया तो हीट करने पर क्या हो जाएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या आपका CH3 कार्बन, नीचे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ से CH है, C डबल बॉन्ड O है, और क्या है CH3। अब यहाँ से क्या हो गया, हीट कर दिया तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, P डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम बनाओ 1 2 3 4 और 5। क्या नाम हो जाएगा, पेंट, क्या नाम होगा, पेंट 3 इन और 2 ऑन। क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन और 2 ऑन। क्या हो गया, पेंट 3 इन और 2 ऑन। यहाँ से E हट जाएगा, क्योंकि एक रूल कहता है IUPAC का IUPAC के रूल के अनुसार AEIOU और बाई जब एक साथ दिखाई दें तो पहले वाला क्या हो जाता है, हट जाता है, तो E क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं अभी, कैनिजारो अभिक्रिया। यह है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, दो कार्बोनिल समूह होते हैं। क्या होते हैं, दो कार्बोनिल समूह होते हैं, जिन कार्बोनिल समूह पर अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यानी कैनिजारो अभिक्रिया करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी कार्बोनिल समूह के लिए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होने चाहिए। क्लियर है। और यह रिएक्शन होती है वो सांद्र KOH या NaOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। क्लियर है। इसमें दो समान क्या लेते हैं, कार्बोनिल समूह होते हैं। इनमें से एक कार्बोनिल समूह का तो होता है आपका ऑक्सीडेशन और एक कार्बोनिल समूह का होता है आपका अपचयन। क्लियर है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैनिजारो अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं, लेकिन उन कार्बोनिल समूह में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। सांद्र NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में संघनन कर एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। क्या करते हैं, जब इनकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होती है तो क्या देते हैं, एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। यानी इनमें से एक कार्बोक्सिलिक समूह का, कार्बोनिल समूह का तो अपचयन हो जाता है और दूसरे का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। जब किसी का अपचयन होगा तो वो एल्कोहल बनाएगा और जब दूसरे कार्बोनिल समूह का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। इसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है, वो कहलाती है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया के लिए कार्बोनिल समूह पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है आप लोगों को, यह रिएक्शन केवल एल्डिहाइड में ही होती है, कीटोन के साथ यह रिएक्शन नहीं होती है। यानी कैनिजारो रिएक्शन होगी केवल एल्डिहाइड के लिए ही, कैनिजारो रिएक्शन होगी एल्डिहाइड के साथ ही होगी, कीटोन के साथ यह रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। यह अभिक्रिया NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में पूर्ण होती है तथा इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह में, जैसे एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए इसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, सामान्य या सरल कैनिजारो और मिश्रित या क्रॉस कैनिजारो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सामान्य या सरल कैनिजारो क्या होता है, दो समान एल्डिहाइड लेने हैं हमें, दोनों समान एल्डिहाइडों में एक की हमें रिडक्शन करानी है और दूसरे एल्डिहाइड का हमें क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। और यह ऑक्सीकरण और अपचयन होता है सांद्र KOH या सांद्र NaOH की उपस्थिति में होगा। ठीक है। जब इनका रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में एल्कोहल प्राप्त होता है और ऑक्सीडेशन में हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्शन होगी आपकी सबसे पहले बात कर रहा हूं सामान्य कैनिजारो अभिक्रिया।
सामान्य कैनिजारो अभिक्रिया, सामान्य कैनिजारो अभिक्रिया। आपको पता है कि यह रिएक्शन केवल एल्डिहाइड में होती है और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, लेकिन इसमें कार्बन ही नहीं है, कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इसकी रिएक्शन अगर एक और मॉलिक्यूल लेना है मेरे को सेम, यानी सामान्य कैनिजारो रिएक्शन होगी वो समान मॉलिक्यूल के साथ होगी, यानी दो समान कार्बोनिल समूह के साथ होगी, दो समान कार्बोनिल समूह। वो किसके होने चाहिए? कार्बोनिल समूह केवल एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है। दो समान कार्बोनिल समूह के मध्य होगी, यानी एक और कार्बोनिल समूह लेना मेरे को एल्डिहाइड वाला, फॉर्मेल्डिहाइड का HC+O और ये, और इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को KOH के साथ। वो कौन सा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए, ठीक है। सांद्र KOH या NaOH के साथ जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, एक का तो मेरे को रिडक्शन कराना है और एक का कराना है आपको ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे ही मैं इसके KOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो इसका जैसे ही मैं रिडक्शन करूँगा तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रिडक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 और OH, ये बन गया आपका मेथिल एल्कोहल। और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ऑक्सीडेशन करने पर ये क्या बन जाएगा? प्लस HCOOH ये बनता है। लेकिन इसके साथ क्या है? KOH और है, तो जब KOH ये किस में टूटेगा? K प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? और COOH का काम क्या होता है? अम्ल का काम क्या होता है? H+ आयन देना। यहाँ से ये H+ आयन त्यागेगा और त्यागेगा तो ये जल के OH के साथ क्या बना लेगा? जल का अणु H2O के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और पोटेशियम है वो कहाँ जुड़ जाएगा? इस K पे जुड़ जाएगा। तो अपनी जो रिएक्शन बनेगी आपकी बनेगी मेथिल एल्कोहल और इसका लवण बनेगा पोटेशियम का, यानी इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। ध्यान देना, एक का होगा रिडक्शन, दो समान कार्बोनिल समूह लेने हैं, दो समान कार्बोनिल समूह में से एक का आपको अपचयन करना है और एक का ऑक्सीकरण करना है। अपचयन करेंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा। दूसरे का करना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जुड़ेगा और COOH का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? KOH और है, क्षार है, सांद्र क्षार, क्लियर है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड है तो इसका काम है होता है OH- आयन देना और K प्लस और OH- आयन देना। तो OH- आयन है यहाँ से निकलेगा और COOH का काम क्या होता है? H+ आयन देना। तो यहाँ से COOH से H+ आयन निकल जाता है और KOH से OH नेगेटिव निकलता है, तो H2O के रूप में क्या हो जाता है? बाहर। और जो K था पोटेशियम वो कहाँ जुड़ जाता है? COO नेगेटिव पे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? HCOOK, ठीक है। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराता हूँ मैं बेंजल्डिहाइड के साथ, किसके साथ? बेंजल्डिहाइड के साथ। ये है आपकी बेंजीन। अब मैं करा रहा हूँ इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक और अणु लेना है इसी का, फॉर्मेल्डिहाइड का, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, ये है बेंजल्डिहाइड। क्या? बेंजल्डिहाइड। जब इसकी एक और लेता हूँ सेम, तो यहाँ पे है आपका C11O और H। फिर से इसकी रिएक्शन अब मैं करा देता हूँ NaOH के, सांद्र NaOH के साथ कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का? एक का कराना है हमें ऑक्सीडेशन और एक का कराना है रिडक्शन। यहाँ पे मैं करा देता हूँ इसका ऑक्सीडेशन, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से यहाँ पे इसका अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन हैं और एक OH ऊपर की साइड में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, यानी CH2OH। और यहाँ पे इसका कराना है मेरे को ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा? एक एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों का ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा? C11O और OH में। लेकिन आपको पता है इसका काम क्या होता है? COOH का, यानी H+ आयन देना। यहाँ पे NaOH है, NaOH से OH बाहर निकलेगा और COOH से H+ बाहर निकलेगा, तो यहाँ से जल का अणु क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Na जुड़ जाएगा। इसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? Na, ठीक है, क्या जुड़ जाएगा? Na। इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम
बेंजोएट, क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, क्या नाम हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। IUPAC में क्या हो जाएगा, IUPAC में देना चाहूँ तो एक फेनिल मेथिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, फेनिल मेथेन 1 ऑल, यानी फेनिल मेथेनॉल। IUPAC में हो जाएगा आपका 1 पे फेनिल मेथेनॉल, मेथेन 1 ऑल, फेनिल मेथेनॉल। क्लियर है, दोबारा समझो इसको। दो समान क्या लेने हैं, कार्बोनिल समूह। ये रिएक्शन होगी केवल एल्डिहाइड के साथ ही होगी, ये एल्डिहाइड ही लिए हैं मैंने, यहाँ पे CHO और यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, सब जगह क्या है, CHO है। तो समान एल्डिहाइड लिए यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इनकी क्या की मैंने, एक का रिडक्शन करना है और एक का ऑक्सीडेशन करना है। रिडक्शन करूंगा तो यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा और इसका ऑक्सीकरण करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसकी रिएक्शन हो रही है KOH के साथ, तो यहाँ से OH निकलेगा और COOH से H+ बाहर निकलता है, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और K पॉजिटिव है वो COO नेगेटिव से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे जुड़ता है, एक बार दोबारा देख लो इसको। यानी यहाँ पे ये बनता है, यहाँ से H+ आयन देगा तो COO पे नेगेटिव आएगा और H पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से पॉजिटिव वाला OH के साथ जुड़ जाएगा तो H2O बाहर निकालेगा और K+ किससे जुड़ जाएगा, इसे नेगेटिव से जुड़ेगा तो यहाँ पे बन जाता है आपका COOK, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में भी ये बेंजीन है और इस पे क्या है, एल्डिहाइड, तो नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसका एक का रिडक्शन करना है और एक का क्या करना है, मेरे को ऑक्सीडेशन करना है। तो एक का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिडक्शन वाला किस में चेंज हो जाएगा, आपका एल्कोहल में, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंजिल एल्कोहल, और ये वाला है सोडियम बेंजोएट में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ से इसका जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H+ आयन देगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ था, यहाँ से ये क्या करेगा, H+ आयन देगा और H+ आयन देगा तो H+ आयन NaOH से जब क्रिया करेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा और NaCH बचता है, Na कहाँ जुड़ जाएगा, इस COO नेगेटिव पे जुड़ जाएगा। क्लियर है, रिएक्शन समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से पहले समझते हैं हम कैनिजारो मिश्रित अभिक्रिया। कैनिजारो मिश्रित अभिक्रिया यानी मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। यह है आपकी कैनिजारो रिएक्शन की सेकंड है, यानी फर्स्ट होती है सामान्य कैनिजारो अभिक्रिया और यह है दूसरी मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, मिश्रित में 2 एल्डिहाइड लेंगे, यानी 2 अलग अलग कार्बोनिल समूह लेंगे, 2 अलग अलग कार्बोनिल समूह, यानी एल्डिहाइड लेते हैं, इनमें क्या होंगे, दोनों एल्डिहाइड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फर्स्ट लेता हूं मैं फॉर्मेल्डिहाइड और सेकंड लेता हूं आपका बेंजल्डिहाइड, C6H5 और CHO। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो होता है आपका अधिक क्रियाशील, क्या होता है, अधिक क्रियाशील, और ये बेंजल्डिहाइड होता है, ये क्या होता है, कम क्रियाशील, क्या होता है, कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील होता है उसका करना है हमें ऑक्सीडेशन, क्या करना है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और जो कम क्रियाशील होता है उसका क्या करना है, रिडक्शन यानी अपचयन करना है। क्लियर है, ये जो रिएक्शन हो रही है किसकी उपस्थिति में, सांद्र NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में होती है। सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH की उपस्थिति में होती है। तो अधिक क्रियाशील होता है उसका क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा HCOOH। क्लियर है, और इसका जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन के पश्चात क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो C+OH होता है, यहाँ पे जैसे ही इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगेगा और इस कार्बन पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5 CH2 और OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा, यानी OH जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे इसका नाम होगा 1, यानी फेनिल, फेनिल एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, फेनिल मेथेन 1 ऑल, यानी फेनिल मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, फेनिल मेथेनॉल।
क्लियर है? क्या नाम होगा? फेनिल मेथेनॉल। ये रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम? NaOH या KOH के साथ करा रहे हैं। तो अम्ल का कार्य क्या होता है? अम्ल का काम होता है H+ आयन देना, और NaOH का काम क्या होता है? Na+ और OH नेगेटिव आयन देना। तो H+ यहाँ से निकलेगा और NaOH से OH- यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और सोडियम है किससे जुड़ जाएगा? CO से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका HCOONA। क्या बनेगा? HCOONA, यानी सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम फॉर्मेट। क्या होगा? सोडियम फॉर्मेट। दोबारा देखो, मिश्रित कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड होंगे, यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं। यानी एक एल्डिहाइड मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे लिया दूसरा एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। क्या लिया? बेंजल्डिहाइड। यानी दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लेने हैं। इनमें से एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, और 6 कार्बन वाला है ये बेंजीन वाला एल्डिहाइड है, ये क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। क्लियर है? जो अधिक। दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।